उनको एक ही बात कहूँगा कि देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सब मेहनत कीजिए, आप सब जितनी मेहनत करोगे, अपने लॉ को, नॉलेज को जितना बढ़ाओगे, आपकी सफलता उतनी सुनिश्चित हो जाएगी। और कभी भी लाइफ में छोटा लालच ना करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ गुरुजी में। सर मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा, सर अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम एडवोकेट भारत भूषण है और मैं सन 2013 में इस नोबल प्रोफेशन से जुड़ा और उसके बाद मैं दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स और देश के 20 से ज़्यादा हाई कोर्टों के अंदर प्रैक्टिस कर चुका हूँ। और प्रेजेंटली मैं नॉर्थ दिल्ली एमसीडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टैंडिंग काउंसिल भी हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। और साथ के साथ बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, उनके भी पैनल एडवोकेट में से हूँ। उनके भी रिटेलरशिप पे हूँ, चाहे वो हिताची हो जाए, चाहे वो टोयोटा हो जाए, चाहे श्री राम लाइफ इंश्योरेंस, इन सब के साथ मैं जुड़ करके इनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके दिमाग में वकालत करने का ये ख्याल क्यों आया? देखिए, वकालत का ख्याल आना मेरी लाइफ में एक बहुत ही चेंजिंग मोमेंट थी। मैं उसको आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। मतलब अपनी पढ़ाई के शुरू के दिनों से ही मैं किसी भी समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे आकर के हिस्सा लेता था और गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए हमेशा प्रेरित रहता था। हमेशा अपनी बातों को, कहीं अगर किसी के साथ गलत हो रहा तो उसके लिए मैं आवाज़ उठाता था। तो कॉलेज के दिनों में इनिशियली मैं जर्नलिज्म में जाना चाहता था, मास कम्युनिकेशन में जाकर के अपनी जर्नलिज्म की लाइन में काम करना चाहता था। लेकिन हमारे एक लेक्चरर थे त्रिपाठी जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव दैट ऑल काइंड ऑफ दैट यू हैव द ऑल द वैल्यू और थिंग्स विच रिक्वायर्ड फॉर ए गुड एडवोकेट। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड गो टू फॉर द एडवोकेसी। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की ग्रेजुएशन करी और उसके बाद वर्ष 2013 में मैं अपनी दिल्ली बार एसोसिएशन के साथ इनरोल होकर के दिल्ली के अंदर अपनी वकालत शुरू करी। सर जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि आप नए हैं और आपके कोई गॉडफादर भी नहीं है जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है? देखिए, वकालत के प्रोफेशन के अंदर नो डाउट आपके गॉडफादर होना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। उससे आपकी यात्रा काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन मेरा कभी भी गॉडफादर में ना विश्वास था और ना मैं मानता हूँ, क्योंकि जब आपके कोई गॉडफादर होते हैं या आपके फैमिली में कोई एडवोकेट होता है तो आपके लिए एक अलग बेंचमार्क ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। मेरा मानना था कि मैं जिस भी प्रोफेशन में, चाहे मैं किसी भी प्रोफेशन में जाऊं, तो मैं खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना नाम बनाऊं और उसके लिए जो भी मेहनत करने की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने किया। चाहे वह रिसर्च को लेकर के, चाहे वह गरीबों, वंचितों, जो लॉ को अफोर्ड नहीं, कानूनी प्रक्रिया को, कानूनी खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके बातों को लेकर के कोर्ट में जाना, उनके लिए केस लड़ना, ये वो सारी चीज़ें करी मैंने जिसके लिए मैं एडवोकेट बना था। क्योंकि मेरा जो एडवोकेट बनने का मेन रीज़न था, मेन वजह थी, वो ये थी कि मैं समाज के उन लोगों की मदद कर सकूं जो न्याय जिनसे
जिनके पहुंच से न्याय दूर है। और इसी वजह से मैंने हर वो संभव कोशिश करी कि समाज में हो रहे किसी भी घटनाक्रम में जो कि समाज हित में नहीं है, चाहे उसको PIL के माध्यम से चाहे रिट के माध्यम से, मैं समय समय पर उन इश्यूज को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता रहा हूँ और आगे भी जाता रहूँगा। तो सर आप क्या देखते हैं कि वकालत जो है एक पैसे कमाने का साधन तक रह गया है, या एक 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 दबे कुचले वर्ग को एक हथियार के रूप में रह गया कि आप उसको यूज करें और अपने हक की बात कोर्ट में रखें, न्यायालय के समक्ष रखें? और देखिए, कुछ हद तक वकालत में ये चीज़ पैसे का बोलबाला ज़रूर है, लेकिन एक्सेप्शनल हर जगह होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी एडवोकेट सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। हमारे बहुत सारे एडवोकेट साथी हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आज भी अपने प्रैक्टिस के 20 से 30% केस जो है वो समाज हित के लिए करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं। उसमें से एक जीता जागता उदाहरण आप प्रशांत जी को ले लीजिए, प्रशांत भूषण जी को ले लीजिए। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर सेंसिटिव इश्यूज होता है, जो जहाँ तक गरीब, कुचले, दबे, वंचितों की आवाज़ उठाने की बात होती है तो वो करते हैं। इसी तरह देश के अंदर बहुत सारे अधिवक्ता साथी हैं जो जगह जगह पे अपने रिसोर्सेज से, अपनी कैपेसिटी में लोगों की मदद करते हैं। और जहाँ तक रही पैसों की सवाल, पैसे की, तो अगर आप अच्छा काम करते हो, आपका नॉलेज है, तो वंस अपॉन ए टाइम यू विल डेफिनेटली गेट, लेटर और सूनर यू विल डेफिनेटली गेट मनी। ये इस प्रोफेशन में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आपकी विचार, आपकी सेवा इंपॉर्टेंट रखती है। तो सर आप एडवोकेसी को के अंदर कोई रिवॉल्यूशन सोचते हैं किसी प्रकार का कि हाँ वकालत के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए जो आने वाले समय के लिए बहुत बेनिफिट होगा, समाज के लिए भी और जो नए नए वकील हैं उनके लिए भी? देखिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जब आज के समय में जब बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है ये एडवोकेसी जो प्रोफेशन है, तो उस पर्पज से पूछ रहा हूँ, कुछ रिवॉल्यूशन आप चाहते हैं? देखिए, रेवोल्यूशन बहुत है और समय के साथ हो भी रही है। जैसे कि आप मान लीजिए, आज से अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले चले जाएं तो शायद एक नए एडवोकेट को अगर किसी के पास जूनियरशिप करनी होती थी या किसी को ज्ञान बटोरने की ज़रूरत होती थी, रिसर्च वर्क देखने की ज़रूरत होती थी, रिसर्च करने की ज़रूरत होती थी, तो उसके पास साधन की बहुत कमी थी। लेकिन आज के टाइम पे जिस तरह से आपके चैनल्स हैं, इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं, मीडिया, यूट्यूब चैनल्स हो गए, या बहुत सारे अधिवक्ता साथी अपने खुद के ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको जो रिफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, या ई कोर्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको सुबह क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, शाम को आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे मिल जाता है, और उस वेबसाइट से आप जजमेंट पढ़ करके देश के किसी भी कोने में हो उस लॉ को अपने जिस भी कोर्ट के अंदर आप प्रेजेंट करना चाहते हो कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज रिफॉर्म हुई है, लेकिन साथ के साथ बहुत सारी चीजों को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि लिटिगेंट, मेन जो लिटिगेंट है, जो केस लड़ने के लिए आते हैं, उनको फायदा पहुंच सके। और उस प्रक्रिया में काफी सारी चीज चेंज हो रही है, जो ऑब्वियस सी बात है नए एडवोकेट्स के लिए भी एक सुनहरा अवसर खोल रहा है। जैसे कि मान लीजिए, पहले क्या था कि एक कोर्ट हुआ करता, दिल्ली की अगर मैं उदाहरण ले लूं तो पहले 2 कोर्ट हुआ करते थे, 30 हजारी हो गया और पटियाला हाउस कोर्ट हो गया। तो 30 हजारी और पटियाला हाउस के अंदर जो अधिवक्ता होते थे, वहां पे कुछ अधिवक्ताओं की मोनोपोली होती थी कि भाई ठीक है, वहां पे वो स्टैब्लिश हैं, उनके पास टाइम है। अब जैसे जैसे कोर्ट का बाइफर्केशन हुआ है, तो एक बड़े अधिवक्ता को पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो 7 कोर्टों में, 8 कोर्टों में, 10 कोर्टों में जा सके। तो वहां पे यंगस्टर अपना मौका ग्रैब कर रहे हैं, यंगस्टर उनको मौका मिल रहा है, वो और अच्छे से काम कर पा रहे हैं। और जो यंगस्टर अपने रिसर्च वर्क को लेकर, अपने इन्वेस्टिगेशन को लेकर, अपने लॉ पॉइंट्स को लेकर के अपडेटेड है, उनकी सफलता दिन दुगुनी और रात चौगुनी हो रही है, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कह देना कि भाई एडवोकेसी के अंदर पुरानी चीजों को बदलाव नहीं हो रहा, मान नहीं मानता, काफी चीज बदल रही है और टाइम के साथ यंगस्टरों के लिए काफी सारा स्कोप खुल रहा है इस प्रोफेशन में। आज के टाइम पे मेरा मानना है कि एडवोकेसी इज द वन ऑफ good thing by which you can get the respect in the society and you can deliver the something to your society being a social engineer. आपने सफलता की बात की सर, तो मैं आपसे उससे रिलेटेड पूछूंगा कि जो आपका ये सफर रहा, 2013 में आप बार काउंसिल के मेंबर बने और आज
20 है, तो 7 साल का सफर कैसा रहा और सफलता का राज क्या है? देखिए 7 साल में मुझे इस नोबल प्रोफेशन ने बहुत कुछ दिया। एक मैं यूं कहूँ तो शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवोकेसी की बदौलत हूँ। और इस 7 साल का सफ़र मेरा काफ़ी सुनहरा रहा है। मैंने इनिशियल दिनों से, जब मुझे याद है मेरे पास लाइफ का मेरा पहला केस आया था, तो एक क्रिमिनल केस था वो। और उस क्रिमिनल केस के लिए जब मैं मैं यूं कहूँ कि एक बेगुनाह आदमी को किसी पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में बंद कर रखा था और पिछले 2 दिन से उसको बंद कर रखा, ना उसको किसी वजह बताई जा रही थी ना कुछ। तो उस दिन जो मैंने अपनी लॉ जो मैंने पढ़ी थी, जो मैंने किताबों में पढ़ी थी, उसको एग्जीक्यूट किया। उस थाने में जाके उसको बताया कि आप किस कानून के तहत इसको बंद कर रहे हैं। और जब उन्होंने मुझे मिलने से मना किया तो मैंने उन्हें सेक्शन 41 का हवाला दिया, सीआरपीसी सेक्शन 41 का, कि आप अगर किसी को कस्टडी में रखते हैं तो बीइंग एडवोकेट, अगर वो मुझे अपना एडवोकेट मानता है या बनाता है तो मुझे राइट है मैं उससे मिल सकूं। और मैंने अपनी बातों को लीगली तरीके से उनके सामने रखा और अपने क्लाइंट को, उसको जो एक बेगुनाह इंसान को गुनहगार बनाने के लिए पुलिस फंसा रही थी, उसको छुड़ा के लाया। तो वो जो दिन था, उस दिन से दिन प्रतिदिन मेरी चीज़ें बढ़ती चली गई। और आज के टाइम पे गॉड ग्रेस बहुत सारे मैं हाई प्रोफाइल मैटर्स कर रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली के अलग अलग विधायकों के हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स के हो, या चाहे वो दिल्ली सरकार की बातों को कोर्ट में रखना हो। तो मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें करता रहा हूँ और वो मेरे लिए हमेशा एक क्या कहते हैं कि बढ़े चले वाली स्थिति रही है कि मैं हमेशा चीज़ों को सीखता हूँ और रोज अपने लॉ पॉइंट्स को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। आपकी सफलता को अगर मैं कहूँ कि एक शब्द में बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? इसका राज क्या है? मेरी सफलता का राज अगर मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ लॉ के प्रति अपडेट रहना और अपने काम के प्रति सजग और ईमानदार रहना। जिस दिन आप अपने काम के प्रति सजग और ईमानदार और लॉ के प्रति अपडेट रहोगे, किसी भी यंगस्टर साथियों का सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो जो नए वकील अभी उभर रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी वकालत को परस्यू करें और एक कामयाब या आपके जैसे बड़े वकील कैसे बने? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जितने भी नए साथी इस नोबल प्रोफेशन से जुड़ते हैं, वो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अनुरोध है कि आप अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति सीरियस रहें और हमेशा सफलता का शॉर्टकट तरीका ना ढूंढें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत ही एकमात्र माध्यम है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। आपका सफलता का शॉर्टकट आपको 2 दिन के लिए सफलता दे सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम में सस्टेन करना चाहते हो तो आपका मेहनत, आपकी डिग्निटी और आपका प्रोफेशनल एथिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। सर, एक वकील जो होता है वो एक समाज में क्या भूमिका प्ले करता है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से वकील जो है समाज में एक सोशल इंजीनियर के तौर पे होता है। हम वकील समाज में समाज का वो आईना देखते हैं, वो चेहरा देखते हैं जो अमूमन सोसाइटी में नहीं दिखता। आप अगर जानेंगे कि कई बार सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो हम और आप नहीं देखते, लेकिन जब हम रिश्तों के रिलेशनशिप की या एक प्रॉपर्टी को लेकर के मसले को, बाप बेटे के रिलेशन को, भाई बहन के रिलेशंस को देखते हैं, तो सोसाइटी के अंदर हर बदलाव को हम देखते हैं। और बीइंग ए एडवोकेट हमारा काम बन जाता है कि समाज में बीइंग ए सोशल इंजीनियर आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं और सोसाइटी की नेगेटिव चीज़ों के लिए आप लड़े। और यही एक एडवोकेट का काम भी होना चाहिए कि सोशल इंजीनियर के तौर पे वो काम करे, समाज को एक बेहतर दिशा दे सके। वो एक एडवोकेट का काम है। तो सर, हमारे जो देश के एडवोकेट्स हैं उनमें और जो बाहर जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इनके एडवोकेट्स में क्या ऐसा फर्क देखते हैं सर आप? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमारे देश के एडवोकेट के अंदर और विदेश के एडवोकेट के अंदर मेरा ये मानना है कि मैं किसी पर्टिकुलर 1 या 2 या 5 या 10 अधिवक्ता के बारे में नहीं बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की अभी ज़रूरत है। अभी हमारे को बहुत अपडेट होने की ज़रूरत है। न्यायिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था को बहुत स्पीडाइज करने की ज़रूरत है। जो हमारे जजेस की संख्या है, जज जो कम है और एक जज के ऊपर लिटिगेशन की संख्या बहुत ज़्यादा है, उससे नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो ताकि एक केसेस को एक्सपीडी
ट्रायल हो सके और उन सारी चीज़ों से लोगों में लॉ के प्रति ट्रस्ट बढ़े और लोग हेजिटेट ना हो कोर्ट में आने से। अपनी बात को कोर्ट में, अगर उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो वो हेजिटेट ना हो, आकर के कोर्ट में अपनी केस को डाले और केस को जीते। उसके लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जजेस को अपॉइंट करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पब्लिकलाइज करना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट्स की फाइल को स्कैनिंग करके है या कोई और चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करा जाए, जिससे कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है और डेवलप हो सके और हम जो यूरोपियन कंट्री में जो हमसे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हैं उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके समान ही हम लोग न्याय को डिलीवर कर सके सोसाइटी को। ये तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कोर्ट सिस्टम की बात की। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा लॉ के रिगार्डिंग। जो कानून है उसमें आप क्या बदलाव करना चाहते हैं आज के समय में, क्योंकि समाज दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। देखिए, बदलते समाज निश्चित रूप से समाज बदलता है और समाज बदलना ही चाहिए। और काफ़ी सारी हमारी जो लॉ है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन उन पुरानी लॉ को मैं कम दोषी मानता हूँ समाज के बदलाव के साथ। समाज में आज के टाइम पे जो सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ है वो है कि लॉ का एग्जीक्यूशन। सरकार लॉ बना देती है, हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं लॉ बना देती है, लेकिन उस लॉ को जहाँ इम्प्लीमेंट करने की बात आती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। मैं आपको बताऊं, मैं बीइंग एडवोकेट आपको अगर बताऊं तो हमारे देश में हज़ारों एक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन उन हज़ारों एक्ट्स में से अगर मैं जनरल प्रैक्टिस की बात करूं, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की बात करूं, तो 5 या 10 एक्ट्स के ऊपर ही पूरी वकालत की प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि जो दूसरे एक्ट्स बनाए गए हैं उन एक्टों को जो एग्जीक्यूट करने की जिनकी जिम्मेदारी है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो जब वो एक्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो भाई लॉ बनाने से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। लॉ का जब तक एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और न्यायपालिका उसको प्रॉपर तरीके से कंसीडर नहीं करेगा, तब तक वह चीजें शायद जिस उम्मीद के साथ हम लॉ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। तो लॉ में चेंजेस की जरूरत है, लेकिन हमारी जो एग्जीक्यूशन प्रणाली है, एग्जीक्यूशन व्यवस्था है, उसमें भी चेंजेस करने की जरूरत है। और वही एक माध्यम है ताकि लोगों के बीच में न्याय के प्रति और विश्वास बन सके, कोर्ट के प्रति और विश्वास बन सके। आपके साथ बात करके सर अच्छा लगा। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा। सर, आपका नाम है एडवोकेट भरत भूषण, जो कि बहुत सिमिलर है एडवोकेट प्रशांत भूषण जी से। तो कभी उनके नाम, मतलब आप दोनों के सिर्फ नाम मिलते हैं या आपके विचार भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए, प्रशांत भूषण जी मेरे लिए गुरु तुल्य है। और जैसे कि एकलव्य द्रोणाचार्य की शिक्षा ना लेने के बाद भी उनकी शिक्षा के लिए उनका देख करके, उनकी छाया को देख के, उनकी चीज़ों को देख करके प्रेरणा लेते रहे, उसी तरह मैं भी प्रशांत जी से प्रेरित हूँ। और मैं प्रशांत जी की हर जजमेंट को कोशिश करता हूँ पढ़ सकूँ, उनके हर रिसर्च को मैं कोशिश करता हूँ पढ़ सकूँ, ताकि मैं अपग्रेड रह सकूँ लॉ के प्रति। दूसरी चीज़, प्रशांत जी के नाम का मुझे फ़ायदा कई बार मुझे मिला भी है। उसका मैं आपको रीज़न बता दूं कि कहीं ना कहीं प्रशांत जी की विचारधारा और मेरी विचारधारा मिलती है। मतलब मेरी विचारधारा बेसिकली प्रशांत जी की विचारधारा से मिलती है। तो उस विचारधारा के कारण जो उस विचारधारा के लोग होते हैं या मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वो समटाइम ही आस्क टू मी कि वेदर यू आर रिलेटिव्स ऑफ द मिस्टर प्रशांत भूषण। तो मैं मुस्कुरा करके हमेशा यही कहता हूँ कि नहीं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे मार्गदर्शक हैं, लेकिन हम एक दूसरे से किसी तरह से रिलेट नहीं करते। जहाँ तक रही उनकी विचारधारा की, उनकी जो विचारधारा है कि एक दबे कुचले गरीब असहाय लोगों को न्याय के माध्यम से उनका राइट दिलाना, उनका हक दिलाना, वो मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। चाहे वो PIL के माध्यम से हो, चाहे वो रिट पिटिशन के माध्यम से हो, मेरे संज्ञान में जो भी चीज़ें आती हैं उसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करता हूं और निशुल्क कोशिश करता हूं कि जो गरीब हैं, जो लॉ को अफोर्ड नहीं कर सकते, एडवोकेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं फ्री में काम करूं। और ये मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 20 से 30% हमेशा केसेस फ्री में करता हूं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट्स को। बहुत अच्छी बात है।
जाते-जाते मैं चाहूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे जो यूथ है, जो नए एडवोकेट्स बन रहे हैं, उनके लिए और समाज के लिए यदि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो प्लीज़ हमारे कैमरे में देख के आप उनके लिए ज़रूर कुछ। मैं आप सभी व्यूअर्स को एक ही चीज़ कहूँगा, और जो भी यूथ एडवोकेट्स हैं या समाज के वो लोग जो लीगल इश्यूज़ को लेकर के थोड़ा सा जागरूक हैं, उनको एक ही बात कहूँगा कि देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सब मेहनत कीजिए, आप सब जितनी मेहनत करोगे, अपने लॉ को, नॉलेज को जितना बढ़ाओगे, आपकी सफलता उतनी सुनिश्चित हो जाएगी। और कभी भी लाइफ में छोटा लालच ना करें, किसी प्रिटी चीज़ों को लेकर के आप अट्रैक्ट ना हो। मेहनत करें, मेहनत से ही आपको सफलता मिल सकती है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।